नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं गुलजार फार्म में। गुलजार फार्म श्यामपुर क्षेत्र में है। ऋषिकेश के पास एक कस्बा है श्यामपुर और उसमें आता है गुलजार फार्म। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं श्रीमती जसोदा जी से। जसोदा जी के बारे में मेरे पास केवल इतनी ही जानकारी है कि आप एक ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं जो जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जच्चा और बच्चा की देखरेख करते हैं। इस कार्य को आपने अपने व्यवसाय के रूप में चुना है। इस कार्य को आपने अपने व्यवसाय के रूप में क्यों चुना है, इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे की जो स्टोरी है, वो जसोदा जी आपको बताएंगे। और जसोदा जी के बारे में एक जानकारी और दे दूं कि आप ग्रेजुएट हैं और अक्सर आपको साइकिल पर चलते हुए देखा जाता है। आप साइकिल चलाते हैं, आप कई किलोमीटर साइकिल चलाते हैं और अपने इस कार्य को कर रहे हैं। आपका स्वागत है दीदी इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जसोदा जी, जैसा कि आपके बारे में मुझे केवल इतनी ही जानकारी है कि आप जच्चा और बच्चा की देखरेख करते हैं। इस कार्य की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर 2001 में मेरी शादी हुई और फिर 2002 में मेरा बच्चा हुआ। बच्चे की देख रेख कोई कर नहीं पाया घर में। सास को इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि उनकी सास ने उनके बच्चों को पाला, तो फिर उनको इतना नॉलेज नहीं था। इस कारण जब बच्चा थोड़ा कुछ दिनों का हुआ, फिर मैं गई किसी सेंटर में सीखने के लिए। फिर वहाँ से मैंने सीखा तो अपने बच्चे की उससे देख रेख करी। वहाँ से जब सीख के आई, लेकिन जब 2001 में तो मैंने सीखा था, 2010 में 10 साल बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए। उस टाइम क्या बोलते, मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था क्योंकि हस्बैंड मेरे 7 साल बीमार रहे। उनको फीड आते थे, मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो 7 साल तो वैसे बीमार रहे। जब शादी हुई थी तब वो पढ़ाई कर रहे थे, 3 साल उन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद जब वो जॉब करनी थी तो उन बीमार हो गए। फिर 7 साल हमने ऐसे बड़े वैसे काटे वो दिन, बहुत मुश्किल। ना कोई सेविंग कर पाए, ना कोई। ससुर थे मेरे, वो भी होटल में थे, तो ससुर घर का खर्चा चलाते थे, उन्हीं पर निर्भर थे हम। फिर अकेले ससुर कमाने वाले थे, ननद थी शादी करने के लिए, देवर था। फिर देवर ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करा ससुर के साथ। फिर 2011 में देवर की शादी हो गई। फिर उसने भी अपना परिवार देखा। सास ससुर उसके साथ रहने लग गई, मैं अकेले पड़ गई। फिर तब से मैंने ये काम संभाला तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पहले 4 साल मैंने किसी का बच्चा देखा। मैडम है कोई, RPS में पढ़ाती थी, उनके यहाँ भी मैं वही गई थी उनके बच्चे को देख रेख करने के लिए और मसाज के लिए। तो उन्होंने एक दिन बोला, दीदी आप मेरा बच्चा रख लोगे? मैंने कहा ज़रूरत तो है, मुझे रख लूँगी। उस घर से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, उन्होंने करा, बहुत मदद करी। मैं उनको कभी नहीं वो कर सकती, भूल सकती हूँ। उनके लिए दुआएं ही रहती है। फिर धीरे धीरे मेरी नेटवर्किंग बढ़ी, तो मैं जहाँ भी जाती लोगों ने बहुत सपोर्ट करा मुझे। जिस तरह से भी उनसे हो सकता, आर्थिक मदद हो, फाइनेंसी, वैसे कोई वैसे बात बतानी है ज्ञान की, वो शिक्षा भी एक, कोई अच्छा वो रास्ता बताए, वो भी एक मदद ही है। तो लोगों इस तरह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला बाहर जब निकली। ऐसे ऐसे करते करते आज मुझे 2010-11 से 13-14 साल हो गए इस फील्ड में। और है दिक्कतें भी काफ़ी है। आप दिल्ली भी रहे। हाँ जी दिल्ली सर। में आपने पढ़ाई की। हाँ जी। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए कि आपके जो पढ़ाई लिखाई का जो सफ़र है उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। सर पढ़ने में तो मैं काफ़ी अच्छी रही जी। अच्छी थी। और हम 4 बहनें थी। पापा की प्राइवेट जॉब थी, एक भाई था, 7 जनों का परिवार था। तो पापा मुझे इस कारण से आगे पढ़ा नहीं पाए कि पीछे से 4 उस ज़माने में 23-24 साल तो मेरी शादी को हो गए। तो उस टाइम तो बहुत वो होता था कि मतलब लड़की की शादी 20-21 साल से पहले कर देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर भी जितना हो सका रखा 21 साल अपने पास। उसके बाद बोला पीछे से और लड़कियां भी है, कहाँ तक हम क्या बोलते इतने सारों को वो करेंगे पूर्ति। दीदी जैसे आप गांव में रहते थे, पहाड़ के गांव में रहते थे, क्या है गांव का नाम और कहाँ है? हमारा गांव पौड़ी में पौड़ी के ये सैंज गैरोल गाँव है, बनगढ़ सिंह पट्टी, उधर पड़ता है मेरे माई का। और ससुराल मेरे इधर है कंडौल सिंह पट्टी में, डांडा नागरजे की तरफ, नगोट। तो आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो
क्योंकि गांव में ही आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई है। कोई सपना देखा था उस समय? सर मेरा सपना था, और ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होता, गांव के बच्चों को सीधे साधे रहते, पर टीचर का था मुझे कि टीचर बनना, अध्यापिका। वो भी ये नहीं था कि क्या होता है, एक बीटीसी का पता था कि बीटीसी करते, उस टाइम तो बीटीसी थी जी। और बीटीसी करके टीचर बनते हैं। लेकिन नहीं, फिर हम दिल्ली गए पापा के साथ, पहले भी छोटे में रहे, 3rd 4th तक तो पढ़ाई दिल्ली में करी, फिर उसके बाद गांव आए, फिर गांव में करी। और नानी के यहाँ का ज़्यादा, हम नानी के यहाँ रहे, नानी से बहुत टच में रहे। मेरे नाना जी आज़ाद हिंद फौज में थे। अच्छा, हाँ, नाना जी क्या शुभ नाम है नाना जी का? नाना जी का नाम जोगेश्वर प्रसाद नैथानी था जी। तो नानी का काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि हमारे मायके में भी बहुत वैसी परिस्थिति रही। मेरे दादाजी मर गए थे, बहुत छोटे छोटे थे जब मेरी छोटी बुआ 6 महीने की थी, और मेरे पिताजी और 8 भाई बहन थे, तो पापा पे आ गई सारी वो जिम्मेदारी। अच्छा, 2010 में जब आपके साथ ये एक दुखद घटना हुई तो आपके सामने एक अंधेरा छा गया था। आपको यह मालूम ही नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आप पर आ गई थी। आपने इस दुखद स्थिति में हौसला बना के रखा और आपने अपने कदम बढ़ाए घर से बाहर की ओर, ताकि आप जच्चा बच्चा की सुरक्षा भी कर सकें और आप अपने आजीविका को भी आगे बढ़ा सकें। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे दीदी उस समय? सर मेरे को तो दिमाग में कुछ ऐसे शुद्ध बुद्ध तो थी नहीं, पर बच्चे को देखा मैंने कि बच्चों के पापा ही तो हुए ख़त्म, मैं तो अभी हूँ इन बच्चों का, क्योंकि जन्म तो हमने दे रखा उनको, उन बच्चों की तो कोई गलती नहीं थे। मेरे पास बहुत ऑप्शन थे उस टाइम, मैं 30-31 साल की थी, तो मतलब ऐसे भी था कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि शादी कर ले, लेकिन मैंने अपने बच्चों को, मैंने कहा अपने बलबूते पे मुझे विश्वास था कि मैं खा लूँगी, कमा लूँगी, कभी भूखी नहीं मर सकती। और वही हुआ कि मतलब कभी मेरे सामने ऐसी, जब मैंने दिल में भी सोच, जब आपकी आत्मा साफ रहती तो भगवान भी आपका साथ देता। बहुत सही बात है। तो हाँ बोलिए। मैंने जब भी सोचा होगा जिस चीज़ की जरूरत, ज़्यादा तो नहीं सोचा, मतलब ऐसे नहीं सोचा बंगला मिले गाड़ी मिले, पर ये सोचती हूँ कि कल शाम को सब्जी क्या बनाऊंगी या सुबह क्या बनाऊंगी, कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो जाती है। कुछ भी चीज़ हो, जैसे बच्चों की फीस देनी है, अब फीस नहीं है तो मैं ये सोचती हूँ कि अब मैंने इतनी तारीख को फीस देनी, तो कहीं ना कहीं से मेरी व्यवस्था हो ही जाती है। अच्छा दीदी, आपने इस कार्य को सीखा था, तो जब आपके सामने ये कठिन परिस्थिति आई, एक चुनौती आई, तो आपके विचार में ये अचानक ही आया या आपको किसी ने बताया कि आपको ये काम आगे बढ़ाना चाहिए? सामने हमारी एक भाभी रहती है, तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं ऐसे फर्श में पानी डाल के वहाँ पे वाइपर मार रही थी। एक भाभी मेरे मायके की तरफ की है, वो विंता भट्ट है उनका नाम। तो उन्होंने मुझे क्या बोलते, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग करा मेरे, क्या बोलते, जीवन में बहुत सहयोग रहा वो भाभी का भी, हर चीज़ में। जहाँ पे परेशानी आई होगी तो आगे आई है वो। उन्होंने बोला कि क्या बोलते, वहाँ पे वो डिलीवरी हो रखी है, उसकी देख रेख कर देगी। तो मैंने कहा हाँ, इससे अच्छा क्या हो सकता। तो उन्होंने भी सबसे पहले उन्होंने ही दी, वही मेरे लिए एक भगवान बन के आई, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए प्रेरणा दी, प्रेरित करा, और तब से मैं रुकी नहीं, आगे बढ़ती गई। एक व्यक्ति की प्रेरणा से आप आगे बढ़े और आपने उस कार्य को, जिसको आपने पहले सीखा था, उस कार्य को आपने आगे बढ़ाया है। तब से आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आप इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। जब शुरुआत में जब आप इस कार्य को कर रहे थे तो क्या परेशानियां आई, क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? सर चैलेंज तो नेटवर्किंग नहीं थी, कोई जानता नहीं था मुझे, फिर लोगों को इतना विश्वास भी नहीं था, शुरू में कर रही थी। फिर वो पहला काम वो था। दूसरा, मैंने मैडम का बच्चा देखा, तो बच्चा देखने के साथ साथ मैं ये काम भी जारी रखा, मैंने इस काम को भी जारी रखा। तो फिर धीरे धीरे 4 साल में करा, फिर इसी काम को करती रही और आगे बढ़ती रही। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती जसोदा देवी जी से। आप जच्चा बच्चा की देखरेख करते हैं और आप श्यामपुर गुलजार फार्म में निवास करते हैं। आपको मैं देखता हूँ साइकिल चलाते हुए, और आप कई किलोमीटर साइकिल रोजाना चलाते हैं। तो कैसे शुरुआत हुई साइकिल की सवारी की? सर जब मैंने क्या बोलते ये जच्चा बच्चा की देख रेख क्या ज़्यादा वो हो गया, फिर पैदल मुझे मुश्किलें आने लगी, क्योंकि टाइम बहुत लगता था। इतना पैसा तो नहीं था जो मैं स्कूटी ले पाती, फिर उसमें फाइनेंसी खर्चा बहुत आना था, मेंटेनेंस का, तेल का। तो मैंने सोचा साइकिल लूँ,
तो उस टाइम मैंने वो साइकिल किस्तों में ली थी, 4,000 में पड़ी थी। तो चलाने तो आती नहीं थी, काफ़ी बार गिरी मैं, फिर हिम्मत नहीं आ रही। जहाँ पे देखती थी मैं ट्रैफिक ज़्यादा है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी है, तो किनारे होके पैदल चलती थी। साइकिल चलाते समय बहुत सारे कष्ट होते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बारिश, धूप, सर्दी, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कहाँ से लाई इतनी हिम्मत? सर, जब चुनौतियाँ सामने होती तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। मन तो करता है कभी न जाऊं सर्दी ठंड में या बारिश लगी हुई, लेकिन बारिश में रेनकोट डालना मैंने, और रेनकोट डाल के फिर निकल जाना। सर्दियों में भी पूरे पैक होके, हाथों में ग्लव्स पहन के, जूते जुराब, शॉल ओढ़ के, स्कार्फ, पूरा पैक होके जाती हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी रहती है। मुझे सुबह 6 बजे भी निकलना पड़ता सर्दियों में, और रात के 8-9 बजे भी आना पड़ता है। जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि कई बार तो ऐसा करता है कि मन कि नहीं जाना है, इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि बाहर मौसम भी खराब हो रहा होता है, शरीर की अपनी क्षमताएं होती हैं, वो भी कभी कभी साथ नहीं दे पाती हैं। तो कौन सी ऐसी ताकत है आपको जो आपको ये कहती है कि नहीं, आपको जाना है? सर, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मेरे भी कोई कहीं से कोई सपोर्ट होता तो फिर मैं उस हिम्मत में, क्या बोलते, किसी की उससे रुक भी जाती। लेकिन मुझे सब कुछ अपने आप करना, अपने बच्चों की देख रेख, और अपना बिना पैसे के तो आजकल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं जहाँ पे हमारा कोई वो नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। किसी का किराया आता होगा, या किसी की पुश्तैनी ज़मीन हो, या बैकग्राउंड अच्छा, हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे ससुर पहले से ही ससुर मेरे जो दादा थे वो भी बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, तो ससुर ने भी अपने बलबूते पे करा। फिर हम अभी बढ़ना था हमने आगे, तो हमारे परिवार में ऐसी परिस्थिति हो गई कि मेरे हस्बैंड पढ़ाई करते करते जब जॉब लगनी थी तो बीमारी लगी, उसके बाद एक्सपायर हो गए। दिक्कतें दीदी आती हैं, संघर्ष है। जब आप चच्चा और बच्चा के पास जाते हो तो क्या महसूस करते हो? क्या अपनी सारी परेशानियों को भूल जाते हो? जी सर, बच्चा को देख के मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते, और उन्हीं बच्चों के वो देख रेख करने से मेरा भविष्य भी अच्छा हुआ। मेरी सारे कष्ट परेशानियां दूर हुई, ये वो भी एक सेवा ही है, और मैं अपने तन मन से उनकी सेवा करती हूँ बड़े अच्छे भाव से। मुझे कभी ऐसे कष्ट, बच्चे पोटी कर देते, सुसु कर देते, लेकिन मुझे ऐसे बुरा नहीं लगता कि इन्होंने क्या बोलते हैं, गंदा कर दिया गया। कपड़े ले जाती हूँ मैं उधर किधर ऐसा लग रहती, मैक्सी लेके जाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर नहा धो के आ जाती हूँ। दिन में कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आपको 5-5, 6-6 घरों में जाना होता होगा, ऐसा होता है दीदी? जी सर, ऐसे बहुत 6-7 घर भी मिल जाते कभी, तो इतने घरों में जाना तो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। फिर मैं लोगों को टाइम देती हूँ कि इतने टाइम से इतने टाइम आऊँगी, इतने टाइम से इतने टाइम आऊँ, तो पूरे दिन उस दिन मैं बाहर ही रहती, क्योंकि एक घर में 1.5-2 घंटा तो लगता ही है। तो समय आपका जब ऐसी स्थिति आती है, जब ज़्यादा आपके पास परिवार होते हैं, तब आप कितने बजे तक घर पहुंचते हो? सर, तब मैं सुबह चली जाती हूँ जहाँ से 6 बजे। गर्मियों में तो मैं 4 बजे भी निकल जाती, लेकिन सर्दियों में थोड़ा 6 बजे तक निकलती हूँ, अंधेरे में ही रहता है। फिर दिन में आती हूँ खाना खाने, क्योंकि बच्चे स्कूल रहते, बच्चों को खाना खिलाना, दिन का खाना बनाना। फिर मैं बर्तन उर्तन तीनों टाइम के रात में ही धोती हूँ, ऐसे नहीं धो पाती, रूटीन से काम नहीं कर पाती। फिर मैंने खाना बनाया, खाया, क्यों खाना तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। बहुत जरूरी है। और फिर मैं आराम नहीं करना, निकल जाती हूँ। फिर आती मैं 8-9 बजे रात को, फिर आई, फिर खाना बनाया, सफाई करी, क्या बोलते हैं, बर्तन तीनों टाइम के एक साथ धोने। फिर कपड़े भी मैं जब ज़्यादा काम रहता तो 3-3, 4-4 दिन के इकट्ठे करके इकट्ठे ही धोती हूँ। सफाई भी झाड़ू मार दिया, ऐसे रूटीन से सफाई भी नहीं हो पाती। इस तरह से मैनेज करते, क्योंकि मुझे घर भी देखना, बाहर भी देखना, और काम भी, राशन पानी लाना, बिजली पानी के बिल जमा करने, बच्चों के स्कूल जाना, तो पूरा बहुत दिक्कत आती है। आप अपने लिए समय कब निकालते हो? अपने लिए तो सर समय ही नहीं है। जब खाली वक्त होता है, जब आप अपने लिए समय निकालते हो, तो क्या पसंद करते हो आप? क्या कुछ गाने सुनना पसंद करते हो, कुछ पढ़ना पसंद करते हो? सर, वैसे तो मुझे ये सत्संग और न्यूज देखना पसंद है, धार्मिक वैसे कोई भी जो प्रवचन होते हैं उनको सुनती हूँ,
समय के साथ से क्या बोलते हैं, वो भी चॉइस भी चेंज होती है। बचपन में थे तो गाने सुनते थे, फिर अब थोड़ा वैसे उम्र बचपन की जवानी भी ढलने लगी, तो अब थोड़ा ये न्यूज और वो। आप गाने गाते भी हो दीदी? नहीं सर, गाना मुझे आता नहीं। मैंने सुना है कि आप गाते हो। नहीं नहीं गाते हैं, गाना नहीं गाते। दीदी साइकिल की सवारी पे फिर आते हैं और आपसे बात करते हैं आपकी साइकिल की, क्योंकि साइकिल चलाते हुए दीदी को देखना, और इसी वजह से मैं आपके पास मिलने भी आया कि मैंने देखा कि बरसात में ये कौन महिला है जो साइकिल पर चली जा रही है, आगे बढ़ी जा रही है। मैं इसलिए मेरी इच्छा भी हुई कि मैं आपसे बात करूं। कितने किलोमीटर साइकिल चलाते हैं रोज? सर 20-25 किलोमीटर तो चल जाती हूँ डेली। ऐसे यहाँ से ऋषिकेश जाना आना, तो एक दिन में मैं कभी 5-5, 6-6 जगह जाती हूँ। कोई काम भट्टों वाला रहता, कोई खैरी रहता, कोई नेपाली फार्म रहता, कोई तो उसी रूटीन से चलना होता है। पहले भट्टों वाला गई, फिर खैरी गई, फिर नेपाली फार्म गई, फिर इधर बल्ला फार्म गई। इस तरह से मैनेज करना होता है। तो कौन कौन से क्षेत्र में आप जाते हो? अभी आपके पास जो परिवार हैं, जो आप परिवार आपसे जुड़े हुए हैं, और यह भी है कि जो परिवार एक बार आपसे जुड़ जाता है तो वो भविष्य में आपकी ही तरफ उनकी निगाहें रहती हैं कि दीदी को बुलाना है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं दीदी जहां आप सर्विसेज देते हैं, जहां सेवाएं देते हैं? इधर तो सारा ही है सर। बल्ला फार्म हो गया, भट्टों वाला हो गया, खैरी हो गया, गड़ी हो गया, नेपाली फार्म हो गया, छिद्र वाले तक जाती हूँ मैं, ऋषिकेश भी जाती हूँ, इधर एम्स की तरफ भी जाती हूँ। तो ये काफ़ी खदरी, ऋषिकेश भी जाते हैं। टीरी फार्म, जो बच्चे आपके हाथ से जिनकी आपने देख रेख की है वो थोड़े बड़े हो रहे हैं। हाँ, तो जो वो मिलते पहले हैं, बच्चे मिलते हैं। 12-12 साल के हो गए, जो 12-12, 13-13 साल के हो गए, 6ठी 7वीं, हाँ 7वीं में पढ़ रहे, कोई 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में मिलते हैं, पैर छूते हैं सर। वो सब उनकी मम्मियाँ बोलती, देखो ये आंटी ने तुम्हें देखा है, इन्होंने तुम्हारी वो करी। कोई कोई तो ऐसे बोलता, तुम्हारी बड़ी मम्मी आ गई। वाह वाह वाह। और ये आपको बहुत अच्छा लगता है, ये बड़े गर्व की बात है कि आप एक ऐसा कार्य कर रहे हो जो स्वास्थ्य की सुरक्षा कर रहे हैं। जी सर, लोग बहुत सम्मान देते हैं। दीदी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जीवन बड़ा संघर्ष में रहा है। बचपन में आप पहाड़ में रहे, और आपने जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस कार्य में आगे बढ़ूंगी। आप तो टीचर बनना चाहते थे। सर कभी नहीं सोचा था कि ये करूँ, लेकिन मैं खुश हूँ बहुत, क्योंकि मुझे नए नए लोग मिलते हैं, लोगों से सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। बहुत कुछ सीखा मैंने। मैं तो बहुत एक सीधी सादी थी, लेकिन अब अभी भी वो चीज़ तो नहीं गई जो जिसके नेचर में रहता, वो कभी निकल नहीं सकता। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे समाज से। बिल्कुल, और समाज ही सिखाता है और समाज ही आगे बढ़ाता है। जब आप एक छोटे बच्चे को, जो मात्र अभी 2 ही दिन का है, 1 ही दिन का है, जब आप उसको स्पर्श करते हैं, अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, बहुत कोमल होते हैं बच्चे, तो कितनी सावधानियों की ज़रूरत होती है बच्चों को संभालने की? सर बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। बच्चे के पे नाखून ना लगे, बच्चा रोए ना ज़्यादा, इस तरह से करनी पड़ती है। उसे तकलीफ ना वो मसाज करते टाइम पे अच्छा महसूस करे, उसे कोई कष्ट ना हो। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती जसोदा देवी जी से। जसोदा देवी जी जच्चा बच्चा की देखरेख करती हैं और बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर। आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा, पर आपने हिम्मत नहीं हारी, हौसला, खुद से ही हौसला इकट्ठा किया और आप आगे बढ़े। आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि मैं आपके जीवन के बारे में जान रहा हूं। दीदी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस संघर्ष के दौर में कुछ घटनाएं हुई होंगी, जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं, बारिश में जा रहे हैं, क्या कभी कुछ हुआ ऐसा, कोई दिक्कत हुई जिसे आप बताना चाहें? सर एक बार मैं 1:30 तो उधर ही बज गए थे, घुमाने वाला जा रखी थी ऊपर टोंगिया की तरफ,
तो आते आते मेरी साइकिल का टायर भी और वो ट्यूब भी दोनों पंचर हो गए। फिर मैं पैदल लेके आई वहाँ तक, कहीं मिला नहीं कोई कि क्या बोलते साइकिल वाला, क्योंकि खाने का टाइम था, सब आराम करने अपने घर में खाना खाने जा रहे, सारी दुकानें बंद थी। पूरी साइकिल में वहाँ से पैदल लेके आई घर, फिर शाम को पैदल उसे फाटक पे लेके गई, तब जाके ठीक करा। तो मुझे पैदल आते आते 1:30 बजे से 2:30 बज गए, 1 घंटा उधर से पैदल आते आते। अकेले भी होती तो तब भी जल्दी आ जाती, पर साइकिल साथ में लानी थी पैदल पैदल। तो इस तरह की बहुत, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। गर्मियों का टाइम था, धूप कड़ाके की थी। बड़ा कष्ट आपने झेला है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि साइकिल पंक्चर हो गई और आप उसको बहुत बार हो जाती सर, पर लेकिन उस दिन तो, और दिन तो मिल भी जाते ठीक करने वाले, उस दिन तो कोई मिला भी नहीं। और वहाँ से मैं साइकिल भी पैदल, खुद भी पैदल आई, साइकिल भी पैदल चला के ऐसे हाथ से पकड़ के लेके आई। तो बहुत वो, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में बताइएगा। 2 बेटे हैं सर मेरे, एक अब दिसंबर में 22 साल का हो जाएगा, एक अभी जून में 15 का कंप्लीट हो गया, 16 में। छोटा बेटा 10वीं में पढ़ा, पारस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। बड़े वाले ने विवेका से 12th करा, अब वो BCIT MIT ढालवाला से कर रहा है। बहुत बढ़िया, और हमारी शुभकामनाएं हैं बच्चों को कि उनका भविष्य बड़ा उज्जवल रहे, क्योंकि जो संघर्ष आपने किया है, जो मेहनत आप कर रहे हैं, आपके बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें, प्रसन्न रहें। दीदी, मैं बचपन की बात करता हूँ। जी सर। आपके बचपन में लौट चलते हैं। बचपन का कोई किस्सा जो आपको आज भी याद आता है? सर एक बार हम बहुत छोटे छोटे थे, मेरे चाची का लड़का, वो मुझसे 9-10 महीने छोटा है, तो दोनों खूब थे हम, क्या बोलते संयुक्त परिवार था, तो दोनों चले गए। छोटी दादी थी हमारी, मेरे दादा लोग 4 भाई थे, तो एक दादा तो पहले खत्म हो गए थे, तो 3 दादा थे जो परिवार साथ में रहते थे, तो उनके खेत में चले गए। ऐसे पता नहीं था मैं उनका खेत है या हमारे बच्चे ठहर, तो मसूर होती ना, मसूर की दाल, तो उसमें फूल लगे थे। ये पता नहीं था हमें कि मतलब इसे, इसमें फूल है कि फलियां कैसे होती। हम दोनों, मैं बड़ी थी तो मैं इतना दोनों उठा के ऐसे ले आए, अपना वजन कम और उसका ज्यादा उखाड़ के ऐसे, मतलब नुकसान ही कराओ। फिर जैसे होता ही परिवार में आपस में वो लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो मेरी मम्मी ने गुस्से में, और हमारे यहाँ एक झिझ्झू का हंस होता है, कंडाली बोलते उसे लेके पूरे अच्छी तरह से मुझे ऐसे वो खूब वो कर दिया। उसको तो नहीं मारा, वो छोटा था मेरे से, क्यों, उसने बोला, इसी ने बोला, दोनों के दोनों गए। तो वो तो अभी तक नहीं भूली। मैं से तो बहुत बार मारा है मम्मी ने, और तो मैं अपने पापा के टच में बहुत थी, आज भी हूँ। तो उस टाइम तो मैं डर के मारे चुप रही, ना रोई ना कुछ। तब मेरे पापा 6 महीने बाद पता नहीं कहीं जा रखे तो आए, तो एक दूर से पहाड़ में, तो यहाँ से वहां दिखाई देता, दूर दूर तक दिखाई दे। मेरे पापा इतनी दूर, तो मैं यहीं से रोने शुरू कर दिया, क्या हुआ क्या हुआ। तब बोला मम्मी ने मारा मम्मी ने मारा। अब रो रही तो 6 महीने बाद। तो, ऐसे थी मैं, कुछ भी भावुक कर देती हैं ये बातें जब आप याद करते हो इनको। आज याद आता है आपको अपना वो गांव समय, जहाँ बचपन गुजरा होगा। नानी के साथ हम ज्यादा रहे, नानी का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि दादी तो हमारी बेचारी ना देख सकती थी ना कुछ, पर नानी का रहा हमारे साथ सहयोग। हम, नानी बचपन में हमें नहलाती थी तो 3 चोटियां बांधती थी, एक इधर और 2 चोटी आगे और एक पीछे, फिर तीनों को एक साथ। पहले पढ़ी लिखी थी नानी भी उस जमाने में, 8th तक थी मेरी नानी भी पढ़ी लिखी। मम्मी अच्छी फैमिली से थी, तो नानी ने पहले हमें नहलाना था, उसके बाद हमारे बाल सुखाने थे। बालों में हमारे ये सरसों का तेल, कपूर और ये नीम होता है, इसको पका के फिर लगाने थे रुई से जड़ों जड़ों में। बाल हमारे सबके अच्छे हैं, सारी बहनों के, मम्मी के भी। तब फिर चोटियां, एक चोटी इधर, क्यों गांव में समय मिलता नहीं था उनको डेली डेली हमारे बाल बनाने का या नहलाने का, तो नहाने का रहता था हमारे हफ्ते में छुट्टी वाले दिन। हफ्ते में 1 दिन नहलाना उन्होंने और बाल बना देने वो हफ्ते भर के लिए। 3 चोटी, 2 चोटी आगे और एक पीछे बनानी, फिर तीनों चोटियों को आपस में गूंथ देना। तो इस तरह से हमारे बाल बनाते थे। आपका स्कूल बहुत दूर था? हाँ सर, बहुत दूर था हमारे स्कूल, कम से कम 6-7 किलोमीटर तो रहा होगा। पहले सीधे घर से सीधे जाना था, फिर ऊपर चढ़ाई चढ़नी थी, फिर गदेरा आता था, फिर नीचे चढ़ना था, फिर चढ़ाई थी, फिर गदेरा, फिर चढ़ाई, 3 चढ़ाई और 3 गदेरे पार करने थे। वो जो ताकत आपको मिली है उस समय, बचपन में तो बहुत अच्छे रहे सर। हम सोचते अगर हमें नॉलेज होता तो हम भी, क्या बोलते, माउंट एवरेस्ट चढ़ते।
क्यों बिल्कुल सही बात है कि अगर पता होता तो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते। और आपने बहुत गधेरों को पार किया है, 6 किलोमीटर एक तरफ, 6 किलोमीटर दूसरी तरफ ऊंचाइयों को पार किया है, पगडंडियों पे चले हैं। वो जो हौसला आपको मिला है, वो जो ताकत मिली है, वो संघर्ष के समय आपके काम आया है। आया है दीदी? सर बचपन में भी बहुत वैसे संघर्ष, लेकिन बचपन का संघर्ष ऐसा था, उस टाइम हमें इतना ज्ञान नहीं था दुख क्या है सुख क्या है। वो खेल खेल में वो चीजें हमने करी, जाते थे सभी जाते थे, भागते थे हम भी, सुबह दूर था स्कूल उठना था, तो आते टाइम तो नीचे को थे, नीचे वो उतराई थी तो भागते थे नीचे आने के लिए, पर चढ़ाई चढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल होती थी। वो समय याद आता है जैसे गांव में तो बहुत संघर्षपूर्ण जीवन था, लाइटें नहीं थी हमारे यहाँ, हमने तो लैंप में पढ़ाई यहाँ करी, और पानी दूर था, सिर पे नहाना था, नीचे गदेरे से पानी ऊपर लेके आना। अब तो हो गई सारी फैसिलिटी, घर तक रोड चली गई, पानी घर में आ गया, जब से मोदी जी आए तो काफ़ी फैसिलिटी ली। अच्छा दीदी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एक काम सीखा और वो आपकी आजीविका का बड़ा स्रोत बन गया। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। आपने कुछ सीखा था, इसीलिए जो कौशल विकास है, कुछ सीखना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में? बहुत ज़रूरी है सर, हर किसी को सीखना चाहिए, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, हर किसी को अपने हाथ का काम तो ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे तो सभी हो गए, नौकरियां कहीं है ही नहीं, इसलिए जिसके पास हैंड वर्क होगा वही आगे बढ़ सकता। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तुम तरीके से करो किसी भी काम को, उसमें उन्नति तो है ही है। पहले की जसोदा देवी जो घर में रहती थी, 2010 के बाद, दुखद घटना के बाद आपको बाहर निकलना पड़ा, कितना बदलाव देखती हैं अपने आप में? सर बहुत बदलाव, लोग मुझे रास्ते में मिलते, मैं तो भूल जाते, पहचान नहीं पाते, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग जानते, नमस्ते करते हैं तो दिमाग में आता कौन है ये, मतलब पहचान नहीं पाती, मैं ऐसे दिमाग में रहता नहीं। एक दिन में लाखों हजारों तो नहीं बोल सकती, पर मतलब कुछ गिनती 100-50 लोगों से तो मुलाकात होती है। अब इतने साल हो गए तो पुराने लोग भी मिलते, वो मुझे जानते हैं, पर मेरे तो दिमाग से निकल ही जाते हैं कि ऐसा तो याद रहता वहाँ गई थी, लेकिन जब सामने आते तो पहचान नहीं पाती मैं। उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो कष्ट में रहती हैं, संघर्ष करती हैं, उनको आपका क्या संदेश है? क्योंकि आपका जीवन संघर्षों से होकर गुजरा, आपने बहुत मेहनत की है, हम आपको सलाम करते हैं। उन महिलाओं को क्या संदेश है आपका? सर यही संदेश दूंगी मैं कि कैसी भी परिस्थिति आए, आपके अंदर हिम्मत और हौसले हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे आंधी या तूफान आए, कोई भी, तुम्हारे हौसले बुलंद होने चाहिए। और अब अगर तुम्हारे पे हिम्मत है, हम अपनी मदद खुद करेंगे तभी भगवान भी हमारी मदद, नहीं तो कोई नहीं आएगा मदद करने। जब हम आगे बढ़ेंगे पीछे से फिर लोग भी आएंगे, जब हम खुद ही नहीं कर पाएंगे तो कौन फिर आएगा? वो तो बोलेंगे ऐसे ही है, कौन करेगा? खुद भी आगे बढ़ना होता, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। अभी हम मुलाकात कर रहे थे श्रीमती जसोदा देवी जी से। आप श्यामपुर गुलजार फार्म में रहते हैं और आप जच्चा बच्चा की देखरेख का कार्य करते हैं। इस कार्य के बल पर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें और उनके लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ते। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत सजग हैं, आप मेहनत करते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं। हम देखते हैं आपको साइकिल चलाते हुए, चाहे बरसात हो, धूप हो, सर्दी हो, पर आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। आपको सलाम करता है डुगडुगी। और दीदी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपके संस्मरणों को सुना, आपके जीवन के बारे में सुना, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आप जैसी महिलाओं से आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।